Hi friends, my name is Kanya Patel and in this video we'll study chapter number 6 World War after 1945 of class 9th SS GSEB NCERT syllabus। दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे वर्ल्ड आफ्टर 1945 का। ये 9वीं कक्षा की एसएस टेक्स्ट बुक में से है, एनसीईआरटी जीएसईबी सिलेबस में से। इस पार्ट को हमने 5 हिस्सों में विभाजित किया है। उसका पहला हिस्सा हम यहाँ करेंगे। फ्रेंड्स, वी हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू 5 पार्ट्स। वी विल बी डूइंग द फर्स्ट पार्ट इन दिस वीडियो। Friends, in the first 5 chapters of our 9th standard SS textbook, we've seen how there were things happening in and around the world, including how there was rise of the British power in India, how the Russian sovereignty or Russian power was trying to have its control all over the whole Russian Union, and then there was revolution in Russia as well. How there were movements in and around the world for the better life. This chapter will be the continuation of those 5 chapters, because there was a phase that has been counted in the world, that things that happened before 1945 and after 1945. However, things that happened after 1945 still had a lot of improvement and there is still progress happening. दोस्तों, यह पार्ट, छठा पार्ट, पहले 5 चैप्टर के आधार पर है और उसका कंटिन्यूएशन है। पहले 5 चैप्टरों में, पहले 5 हिस्सों में हमने देखा कैसे रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, रशिया का डेवलपमेंट कैसे होते रहा है। उसके बाद भारत में भी अंग्रेज़ आए थे तो वो कैसे अपने आप को स्थापित कर रहे थे, व्यापकता भारत की जो थी उसमें कैसे अपने आप को फैला रहे थे। इसको आगे बढ़ते हुए फिर हमने देखा कि कैसे दूसरे देशों में भी रेवोल्यूशंस चल रहे थे, कैसे वहाँ डेवलप हो रहा था, आगे मूवमेंट्स चल रही थी। ये चैप्टर हमको बताता है कि 1945 के बाद क्या हुआ पूरे दुनिया में। यहाँ एक चीज़ समझने लायक है कि 2 हिस्सों में हम समझ सकते हैं कि पहले 5 पार्ट जो थे उसमें हमको ये जानने मिलता है कि 1945 के पहले क्या था और 1945 के बाद क्या था। तो यहाँ हम और जानने की कोशिश करेंगे कि 1945 जहाँ 2 विश्व युद्ध हो चुके थे उसके बाद और आगे क्या हुआ। सो लेट्स ट्राई टू लर्न दिस। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों, इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी। चलो, 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। फ्रेंड्स, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर ऑफ एसएस, so I request you to please listen to it and keep everything aside for some time till we finish this part and other parts of this chapter. दोस्तों, ये एसएस टेक्स्ट बुक के सबसे आसान पार्ट में से है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बाकी सब काम साइड पे रख के ये चैप्टर का ये हिस्सा और बाकी हिस्सा ध्यान से सुने। The pages of history are full of innumerable wars fought in ancient India and the world. इतिहास के पन्ने अगर हम देखेंगे तो अनगिनत युद्ध हुए हैं भारत में और पूरे विश्व में। Yet the most destructive wars which will always be remembered in the modern world is the First and the Second World War. इसके बावजूद जो सबसे हानिकारक और विध्वंसक युद्ध जो रहे हैं वो 2 याद रखने जैसे हैं, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध जो आज के ज़माने में हुआ है। The League of Nations was formed with the purpose of establishing permanent peace in the world. लीग ऑफ नेशन की स्थापना इस ध्येय से की गई थी कि ताकि हमेशा के लिए विश्व में शांति बरकरार रहे। बट ड्यू टू सर्टन लिमिटेशंस इट फेल्ड एंड इन 1939 वर्ल्ड वॉर II ब्रोक आउट। लेकिन अपनी कुछ कठिनाइयों की वजह से वो आगे प्रसिद्ध नहीं हुआ, आगे उतना उसकी व्यापकता नहीं फैली। इसी की वजह से 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भी आगे बढ़ा। द डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड एंड द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II persuaded human beings to once again make efforts for peace and protection of independence. अपने डिस्टर्ब माइंड लेके और उतनी बुरी खौफनाक अपनी यादें विश्व युद्ध के बाद दिमाग में रखे, फिर से लोगों ने सोचा कि दुनिया में फिर से शांति बरकरार होनी चाहिए, सब लोग को इंडिपेंडेंस भी मिलना चाहिए। दिस रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945। इसी के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। द यूनाइटेड नेशंस चार्टर।
The United Nations Charter starts with a preamble and it explains the goals of United Nations. यूनाइटेड नेशंस चार्टर वो एक प्रस्तावना के साथ शुरू हुई थी और उसके गोल्स बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। बिलो आर द गोल्स गिवन, नीचे उसके दिए हुए गोल्स हैं। टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, पूरे विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और प्रस्तावना हमेशा सिक्योरिटी बनी रहे। फॉर दिस टू टेक इफेक्टिव एंड कलेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट और एलिमिनेट एनीथिंग दैट वुड डिस्टर्ब पीस एंड सरपास एक्ट्स ऑफ एग्रेशन, इसके लिए हर वो संभावित स्टेप्स या हर वो संभावित चीज़ करेंगे जिसकी वजह से शांति दूर हो जाए या ज़्यादा एग्रेशन लोगों में या दो देशों के बीच में बढ़ने लगे। रिजॉल्व एवरी इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मेजर्स, हर अंतर्राष्ट्रीय डिस्प्यूट को शांति से सॉल्व करने की उनकी ध्येय है। डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बिटवीन द स्टेट एंड टेकिंग ऑल अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। सो दो देशों के बीच में अगर कोई भी अड़चन आ जाए, कोई भी रीज़न के लिए कारण के वजह से अगर वहाँ शांति दूर हो रही है तो उनके बीच में कैसे दोस्ती वापस आ जाए और हर वो स्टेप्स लेंगे ताकि शांति बनी रहे। Economic, social and cultural problems should be solved with the intervention of United Nations, and human rights as well as basic freedom should be disseminated irrespective of caste, language, gender or origin. आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के इंटरप्शन पे अगर ज़रूरत पड़े तो, और ह्यूमन राइट्स को भी इसके साथ ये देखा जाएगा कि हर व्यक्ति तो, हर नागरिक को बेसिक फ्रीडम तो मिले ही, इसका इरिस्पेक्टिव वो किस कास्ट का हो, उसकी भाषा क्या है, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है। सो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज देख करके भी उसके फ्रीडम को उसको देना ही पड़ेगा। This society acts as a central body for bringing harmony between the functions of different nations. ये सोसाइटी एक से ज़्यादा नेशन के बीच में हारमनी, भातृभाव, मित्रता बढ़ाने के लिए सारे प्रयास करती है। Thus, United Nations Charter concludes that the dismal of war and constant urge for peace is the main objective of United Nations. इसलिए यूनाइटेड नेशंस ये कहना चाहता है कि युद्ध होना बंद हो जाए और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बरकरार रहे। कोल्ड वॉर 1945 to 1962, Reasons and consequences. Though the World War II got over, it resulted into creation of America and Russia as superpowers while taking the place of England and France. वर्ल्ड वॉर II ख़त्म होने के बावजूद अमेरिका और रशिया ने सुपर पावर बनने की कोशिश में इंग्लैंड और फ्रांस की जगह ले ली। इन द वॉर इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड अमेरिका वर टुगेदर, बट द रशियन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज क्रिएटेड डिफरेंस अमंग्स एंड दस अमेरिका एंड इंग्लैंड सेपरेटेड। वर्ल्ड वॉर के दरमियान इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और अमेरिका एकजुट होकर साथ में लड़ रहे थे, लेकिन रशियन पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से उन लोगों में विभाजन हो गया और अमेरिका और इंग्लैंड एक तरफ हो गए। अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स, दैट्स अमेरिका एंड रशिया, टू एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड emerged after the Second World War. दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक कंपटीशन होने लग गया अमेरिका और रशिया के बीच में कि कौन सर्वशक्तिमान देश है और किसका ज़्यादा चलेगा पूरे देश भर। हकीकत में देखें स्टूडेंट्स तो ये आज भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस कंपटीशन इज स्टिल प्रेजेंट टुडे एज इन 2020 में ये कंपटीशन आज भी चल रहा है कि कौन हम दोनों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर है। द पावर वॉज सेंट्रलाइज बिटवीन टू पोल्स, दैट इज़ अमेरिका एंड रशिया। ये दो शक्ति दो पोल्स में डिवाइड हो गई, अमेरिका और रशिया में। देयरफॉर दिस टाइम पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज बाइपोलर वर्ल्ड ओवर। इसीलिए इस समय दरमियान को बाइपोलर कहते हैं पूरे विश्व भर में। Owing to extremely tense relations between the two power blocks, this phase is known as the Cold War phase. ये दो पावर ब्लॉक्स के बीच में ये जो सिचुएशन चल रहा था, ये जो समय काल का चल रहा था, इसको कोल्ड वॉर का फेज भी कहते हैं। At various incidences, both the superpowers almost came into conflicts with one another. बहुत बार ऐसा हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इतने नोकझोंक कर रहे थे, इतने लड़ झगड़ रहे थे कि उनमें युद्ध हो जाए ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी। There was a basic change in relations among superpower nations of the world after the World War.
वर्ल्ड वॉर के बाद ये पावरफुल नेशंस के बीच में जो एक रिलेशन था वो थोड़े से बेसिक वहाँ से चेंज आ गए अंदर अंदर। अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन मतलब रशिया हु हैड वंस अलाइड एंड फॉट अगेंस्ट द नाजी जर्मनी एंड द फेसिस्ट इटली एमर्ज लीडर्स ऑफ टू राइवल पावर ब्लॉक्स एंड मिलिट्री पावर्स। तो अमेरिका और सोवियत यूनियन जो रशिया है आज, वो जो एक तरफ उन्होंने मिलके नाज़ी जर्मनी और फेसिस इटली के साथ मिलकर जो जंग लड़ी थी, आज वो दोनों अलग अलग दल के नेता बनकर या अलग अलग दल के लीडर बनकर उभर आए थे। ये दो पावर ब्लॉक्स थे जो मिलिट्री के बल पर और पावर के बल पर एक दूसरे से लड़ना चाहते थे। दस द कोल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन देम। इसी तरह उन दोनों के बीच में कोल्ड वॉर भी शुरू हो गई। दो Britain and France had also emerged victorious, yet they lost the status of great powers due to terrible ruinations caused by the ravages of the war and ending of imperialism. इम्पीरियलिज्म के ख़त्म होने की वजह से और वॉर में होने वाले नुकसान की वजह से फ्रांस और जर्मनी को बहुत हानि पहुंची। ये बहुत बार पावरफुल नेशंस होके भी उभर आए, लेकिन ये हानि उन पे ज़्यादा भारी हो गई थी, इसलिए वो लीडर के तौर पर आगे आ नहीं सके थे। Germany, Italy and Japan not only lost the war but also were ruined economically, politically and militarily. जर्मनी, इटली और जापान युद्ध तो हारे थे, लेकिन आर्थिक रीत से, पॉलिटिकल रीत से और मिलिट्री के रीत से भी बहुत उनकी हालत ख़राब हो गई थी। After the war, the Soviet Union, that's Russia, captured the eastern areas of Germany and other eastern countries like Austria, Albania, Hungary, Yugoslovakia, Czechoslovakia, Poland, Romania, Bulgaria and the Baltic states. सो युद्ध के बाद सोवियत यूनियन जो कि रशिया है, उसने बहुत सारे ईस्टर्न एरियाज़ पे अपना जर्मनी के बहुत सारे ईस्टर्न एरियाज़ पे अपना कंट्रोल किया, जैसे कि ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगेरी, यूगोस्लाविया, जेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमेनिया, बल्गेरिया एंड बाल्टिक एरियाज़। सॉरी फ्रेंड्स, आई रेड यूगोस्लाविया इंस्टेड ऑफ आई रेड यूगोस्लोवाकिया इंस्टेड ऑफ यूगोस्लाविया, प्लीज़ डोंट माइंड दैट। Later on, they gave away ruins of powers to respective communist parties of those countries. आगे जाके उन कंट्रीज़ के कम्युनिस्ट पार्टीज़ को उन्होंने अपना कंट्रोल दे दिया ताकि वो पार्टीज़ उस देश को चला सके। They did this to continue their supremacy over these countries. तो उन कंट्रीज़ पे अपना कंट्रोल और दबदबा रहे, इसलिए उस कम्युनिस्ट पार्टीज़ के लीडर्स को उन्होंने दे दिया ताकि वो ऊपर रहकर उनको ऑर्डर कर सके, उस हिसाब से वो देश चले। During 1949, by conducting a nuclear test, the Soviet Union directly challenged the monopolistic nuclear power of America. न्यूक्लियर पावर वाला देश जो अमेरिका था, उसका कंट्रोल था, मोनोपोली मतलब एक ही व्यक्ति था, एक ही देश था जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखता था। उसको चैलेंज किया सोवियत यूनियन रशिया ने। कैसे? जब उसने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, तब अब अमेरिका एकमात्र देश नहीं रहा जिसके पास न्यूक्लियर बम था। Meanwhile, democratic system was gradually established in Western European countries that were liberated by British and American forces. इसी समय दरमियान डेमोक्रेटिक सिस्टम काफ़ी सारी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था, जो ब्रिटिशर्स ने और अमेरिका ने आगे जाके उनको लिबरेट किया था, यानी उनको अपनी आज़ादी दे दी थी। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स आर्मी ग्रुप्स के बीच में दुनिया विभाजित होने लग गई। कैसे? दोस्तों, ये पैराग्राफ को इंटरेस्टिंगली सुनना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ आइडियोलॉजी वॉज म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट एंड सेंस ऑफ डाउट ऑन द इंटेंशन ऑफ द राइवल ग्रुप। तो राइवल ग्रुप के ऊपर डाउट करने की शुरुआत हो गई थी, उनकी आइडियोलॉजी पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे उनके म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की वजह से। ये क्यों हो रहा था? क्यों सामने वाला क्या सोच रहा है, उस पर विश्वास ही नहीं था इन दो राइवल ग्रुप्स को। Owing to the fear born out of mutual distrust and doubts, both the powers established their own military bases. ये जो उनके अंदर जो भय था, जो डिस्ट्रस्ट था, उसके वजह से और डाउट था, उसके वजह से ये सुपर पावर्स ने अपनी मिलिट्रीज तैयार कर दी। लेड एंड इंस्पायर्ड बाय अमेरिका, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन एस्टैब्लिश्ड अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो इन अप्रैल 1949। अमेरिका के नेतृत्व के अंदर जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ओशन एस्टैब्लिश की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, उसको नाटो का नाम दिया। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये अप्रैल 1949 में हुआ। आफ्टर दैट, टू प्रोटेक्ट साउथ ईस्टर्न कंट्रीज फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ द सोवियत यूनियन कम्युनिज्म
America and England established one more military organization in 1945 known as SEATO. उसके बाद साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ को सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म के दबदबे की वजह से बचाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1949 में, उसका नाम दिया सीटो। द फुल फॉर्म ऑफ सीटो इज साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ है। Russia established a military organization named as Warsaw Pact against SEATO military organization. Now SEATO military organization के अगेंस्ट रशिया ने एक अपना खुद का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया वॉर्सो पैक्ट। दे गिव इट अ नेम एज वॉर्सो पैक्ट। वन वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सेंटो और बगदाद ट्रीटी वॉज एस्टैब्लिश्ड in the Middle Eastern countries under the leadership and inspiration of England. इंग्लैंड के नेतृत्व के अंदर और उनसे आकर्षित होकर बगदाद ट्रीटी या उसको सेंटो कहते हैं, ये और एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना। सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम था। ये शुरुआत में इंग्लैंड के या ब्रिटिशर्स के नेतृत्व के अंदर बना। हैंस वेरियस अरब कंट्रीज जॉइंट सेंटो। इसलिए जब ये सेंट्रल ईस्ट नॉर्दर्न ट्रीटी हुई तो बहुत सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ ने उसको ज्वाइन किया, स्वाभाविक बात था। लेटर ऑन अमेरिका टुक ओवर इट्स लीडरशिप। उसका नेतृत्व आगे अमेरिका ने अपने हाथों में ले लिया। आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। The Cold War, which was meant for dominance over the world, gave rise to fierce competition among superpowers. कोल्ड वॉर जो बना था, जो हुआ था, ये वर्ल्ड पे अपना दबदबा स्थापित करने के लिए हुआ था। इसके वजह से सुपर पावर्स के बीच में कंपटीशन भी शुरू हो गई। एंड फॉर द सेक ऑफ डोमिनेंस आर्मामेंट रेस वॉज गिवन हाई प्रायोरिटी। तो अपना प्रभुत्व, अपना पकड़ दूसरे पूरे विश्व पर रहे, इसके लिए बरकरार रहे, उसके लिए आर्मामेंट शुरू हो गया, उसको हाई प्रायोरिटी देने लगे। अमेरिका हैड यूज्ड एटम बम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द 2 cities ऑफ जापान, नेमली हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। ये हम जानते हैं कि अमेरिका ने पहली बार एटम बम्स यूज़ किए थे जापान के 2 cities हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में। दिस वे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी। इस तरह अमेरिका ने अपनी सुप्रीमेसी प्रूव कर दी थी। विद इन नेक्स्ट 4 years द सोवियत यूनियन टू प्रूव्ड इट्स कैपेसिटी ऑफ मेकिंग एटम बम बाय कंडक्टिंग अ न्यूक्लियर टेस्ट। आने वाले 4 वर्षों में सोवियत यूनियन ने भी अपनी क्षमता बता दी एटम बम बनाकर और न्यूक्लियर टेस्ट लेकर। दिस क्रिएटेड अ पावर बैलेंस बिटवीन दी सुपर पावर्स। इस तरह सुपर पावर्स के बीच में पावर बैलेंस दिखाई दिया। America declared blockade on the communist Cuba, which was on southeast. साउथ ईस्ट में जो कम्युनिस्ट क्यूबा थी उसमें अमेरिका ने ब्लॉकेड डिक्लेयर कर दिया। उसको बोला कि इस पे हमारा प्रभुत्व रहेगा। टू डिफेंड क्यूबा अगेंस्ट पॉसिबल अटैक्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन सेंट शिप्स लोडेड विद न्यूक्लियर मिसाइल्स इन द कैरिबियन सी। तो क्यूबा को बचाने के लिए सोवियत यूनियन ने शिप्स भर के न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजे अमेरिका पर अटैक करने के लिए कैरिबियन सी में। बोथ द सुपर पावर्स थ्रेटन्ड ईच अदर टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स। अब यहाँ दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे को डराया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे। द वर्ल्ड वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर। उस तागार पर आकर खड़ा हो गया था विश्व जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। फाइनली लीडर्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन हैड अ टॉक ऑन द हॉटलाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अंत में सोवियत यूनियन के लीडर्स और अमेरिकन लीडर्स ने पहली बार हॉटलाइन पर एक दूसरे से बात की। द सोवियत यूनियन डिक्लेयर्ड टू विथड्रॉ इट्स शिप्स एंड अमेरिका डिसाइडेड टू कर्ब न्यूक्लियर मिसाइल्स aimed टुवर्ड्स क्यूबा। सोवियत यूनियन ने अपने शिप्स पीछे लेने का तय किया और अमेरिका ने भी ये किया कि वो जो हमने निशाना ताक के रखा है हमारी उनकी खुद की न्यूक्लियर मिसाइल्स की क्यूबा की तरफ, उसको वापस ले लेंगे। द होल एपिसोड इज़ नोन एज द क्यूबन क्राइसिस। इस एपिसोड को क्यूबन क्राइसिस कहते हैं। दिस एपिसोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। विश्व के पॉलिटिक्स में ये एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट बिगिन्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 सुपर पावर्स। 2 सुपर पावर्स ने एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू कर दिया था। दिस इंसिडेंट इज इम्पॉर्टेंट टुवर्ड्स द पीस ऑफ डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने के लिए, उनके प्रोडक्शन रोकने के लिए ये इंसिडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। द एंटायर क्यूबन क्राइसिस इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ये क्यूबन क्राइसिस को कहते हैं ये कोल्ड वॉर की एंड की शुरुआत थी।
दोस्तों हमारे चैप्टर का पाँच पार्ट का पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो वीडियो फिर से ज़रूर प्ले कीजिएगा। फ्रेंड्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 5 ऑफ दिस चैप्टर फिनिशेस ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रिविजिट द वीडियो अगेन। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।